हेलो स्टूडेंट्स, आप देख ही रहे हैं मैं फिजिक्स के लिए अभी आपके सामने हूँ। योगेश अग्रवाल, वाई एकेडमी इस चैनल से। क्वेश्चंस हम साउ कॉलेज के जो 21 को जो एग्ज़ाम हुआ, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से उसको मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन हो सकते हैं अपने साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 31 इसमें ये जो है, यानी 31 से लेके 50 तक हैं ये क्वेश्चन, तो उसका एक एक करके हम देखेंगे। ये बॉडी वेट 700 ग्राम, वेट ऑफ द बॉडी दिया हुआ है 700 ग्राम वेट ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर किसी बॉडी का वेट 700 ग्राम वेट है, तो उसका वेट ये अर्थ पर है, किसी प्लेनेट पर निकालना है, जबकि उस प्लेनेट का मास जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/7 है, मास ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ द प्लेनेट जो है वो 1/2 है अर्थ के कंपैरिजन में। यानी मास ऑफ द प्लेनेट इज 1/7 मास ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट इज 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ ऐसा दिया हुआ है, तो हमें इसका वेट पता करना है उस प्लेनेट पर क्या होगा। तो जैसा आपको पता है, हमारा सिंपल फॉर्मूला था ये कि वेट एक्चुअली होता क्या है, m इंटू जी। अब मास तो सेम ही रहता है, सिर्फ जी में चेंज आता है। तो जी एक्चुअली क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो नॉर्मल इस अपना जो जी आपको पता रहता है, जी ऑफ द अर्थ ये होता है मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। लेकिन प्लेनेट पर अगर जाएं तो क्या होगा, देखो जी, उसका प्लेनेट का मास क्या दिया हुआ है 1/7 दैट ऑफ अर्थ, रेडियस क्या दिया हुआ है 1/2 दैट ऑफ अर्थ का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 2 जब 4 ऊपर चला जाएगा और ये 7 नीचे, बाकी जैसा है वैसा एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। देख रहे हो ना, 2 2 जब 4 ये ऊपर आ जाएगा, 7 तो है ही डिनोमिनेटर में। तो और दिस इज व्हाट इज ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो इसका मतलब 4/7 दैट इज ग्रेविटी ऑन अर्थ ये होगा। तो आपको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी। तो उस प्लेनेट पर वेट क्या होगा, जो उसका मास रहेगा उस, यानी जो भी वेट है उसका 4/7 कर दो बस। 4/7 वेट ऑन अर्थ, 4/7 इंटू 700, 100 टाइम्स, दैट इज 400 ग्राम वेट आ जाएगा इसका। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए हुए थे वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन दिया हुआ था 1 200 ग्राम वेट, 2 दिया हुआ था 400 ग्राम वेट, थर्ड था 50 ग्राम वेट, और फोर्थ दिया हुआ था 300 ग्राम वेट। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 था। क्वेश्चन नंबर 32 में देखें तो उसमें दिया हुआ है, इन मैं क्वेश्चन ही लिखता हूँ, इन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नंबर 1, थंब रिप्रेजेंट, और यहाँ पे सामने P दिया हुआ है, इंड्यूस्ड करंट। नंबर 2, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स, और यहाँ पे Q दिया हुआ है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड है फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स, और यहाँ R दिया हुआ है, दैट इज फोर्स ऑन कंडक्टर। और आपको पूछा गया है ऑप्शन इसमें A B C D कैसे दिए हुए हैं, A
1R, 2P, थर्ड इज Q। बी ऑप्शन है IR यानी 2Q और 3 है P। सी दिया हुआ है 1P, 2Q और थर्ड है R। और डी दिया हुआ है IQ यानी 1Q, 2P एंड थर्ड इज R। अब आप ठीक है, लिखने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है लेकिन कोई नहीं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जानते ही होंगे आप। लेफ्ट हो या राइट, आपको एक बात पता होना चाहिए, लेफ्ट हो या राइट, हम दोनों का यूज करते। लेफ्ट का यूज फोर्स पता करने के लिए करते और राइट का यूज इंड्यूस्ड करंट पता करने के लिए, इंड्यूस्ड करंट। तो हमेशा फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब जो है फोर्स, और जो मिडल फिंगर है दैट विल इंड्यूस करंट, यही शो करेगी। तो थंब किधर है, फोर्स में, आई के साथ आर। तो पहले तो आई के साथ आर कौन कौन से हैं, ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन हमारे हो सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए पहले तो, क्योंकि पहला आ गया थंब फोर्स, मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट, तो सेकंड पी होता है, तो उसमें आई के साथ सेकंड पी है, तो दिस इज करेक्ट। बाकी लिखने देखने की जरूरत ही नहीं। मिडिल फिंगर, फोर फिंगर अपने आप से ही मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, तो क्यू हो ही गया। सो बिल्कुल सिंपल फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के ऊपर ये क्वेश्चन था, राइट। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, मैं इसको रब करता हूँ जरा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर ये हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे भी देंगे, इसका जो पीडीएफ है, तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउ मच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी क्यों पूछा है उन्होंने, कितना, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ मास 3 kg वाटर, 3 kg वाटर का टेम्परेचर रेज करना है, कहाँ से, T1 है 30 डिग्री से बढ़ा के T2 करना है, दैट इज T1 हम ऐसा लिखना चाहिए इसमें, ये स्मॉल टी कहीं टाइम के लिए ना रिप्रेजेंट हो जाए, 40 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी टेम्परेचर हो गया T2 माइनस T1 दैट इज 40 माइनस 30, 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमको कितनी हीट चाहिए ये निकालना है। तो आपको पता है हीट रिक्वायर्ड इज mc डेल्टा टी होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए mc डेल्टा टी, तो m 3 kg है, c आपको पता है 1, देखिए c की वैल्यू दो प्रकार से लिख सकते हैं, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको हम 1 किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं अगर हम केजी कर दें यहाँ, तो केजी पर डिग्री सेल्सियस, दोनों भी कंडीशन में 1 ही रहेगा, बस यहाँ किलो कैलोरी होगा तो यहाँ केजी होगा। तो 1 लिख लिया इसको, हम केजी में कर रहे हैं क्योंकि हमने मास को केजी में कर लिया है, तो केजी इंटू डेल्टा टी आपका 10 डिग्री, तो कितना आ गया 30 किलो कैलोरी, ये आंसर आ गया। उसके आपके 4 आंसर दिए हुए थे, 130 कैलोरी, 230 किलो कैलोरी, थर्ड वाज 300 कैलोरी, फोर्थ वाज 300 किलो कैलोरी। तो आप इसमें 30 किलो कैलोरी, बी इज द राइट आंसर। आई एम सॉरी, ये थर्ड नंबर पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन कुछ ऐसे है, यहाँ पे है 2, तो सी इज द राइट आंसर, यू कैन से सी राइट आंसर। अब यहाँ पे आपने एक बात देखी क्या स्टूडेंट, कि साहू कॉलेज ने ये कोशिश किया है कि 30 कैलोरी 30 किलो कैलोरी, यानी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, एक जैसे वैल्यू और सिर्फ यूनिट में डिफरेंस, तो ये कंफ्यूजन वाले काफी क्वेश्चंस रहेंगे।
आने वाले साहू कॉलेज के टेस्ट में भी ना आपको यही चीज दिखेगी, बहुत क्लोज ऑप्शन होते हैं ना, बच्चे ध्यान ही नहीं देते। यहाँ पे आप देखो ना, किलो कैलोरी आया है क्योंकि हम ये जानते हैं, कुछ लोग हो सकता है सिर्फ कैलोरी लिख दें, अगर वो ये यूज करेंगे ग्राम वाला, 3 को किलोग्राम की जगह ग्राम कंसीडर कर लेंगे, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप यूनिट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देके काम करना चाहिए आपको, या यू हैव टू बी वेरी अलर्ट फॉर दैट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये 34th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो पहला उसमें ऑप्शन है 1 2 3 4 करके दिया है, 1 नंबर है 15 एम्पियर लाइन इज कॉल्ड पावर लाइन इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। यस, घर में आपको पता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम 2 प्रकार की लाइन यूज करते, एक 5 एम्पियर की जिसमें रेगुलर ट्यूब फैन वगैरह यूज करते, और घर में जो गीजर हीटर टोस्टर ऐसे बड़े बड़े जो एसी इनको चलाने के लिए जो लाइन होती है वो थोड़ी जाड़ी होती है, दैट इज 15 एम्पियर। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, 15 एम्पियर लाइन ही घरों में यूज करते हैं एज ए पावर लाइन, ये तो करेक्ट है। हमें चाहिए क्या, इनकरेक्ट। तो देखेंगे नंबर 2, the potential difference between live and neutral wire is 220 volt in India. Potential difference between live and neutral, live and neutral, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट होता है इंडिया में, और ये बात एकदम करेक्ट है, ऐसा होता ही है। तो फिर ये तो अपना ऑप्शन नहीं है। थर्ड, जनरेटर। आपको पता है जनरेटर क्या करता है, घर में किसी के फंक्शन हो तो जनरेटर मंगाते हैं ना, एन टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी ना चली जाए, तो जनरेटर तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। कैसे करेगा, हम डीजल कैरोसिन और ये सब डालते हैं उसमें, पेट्रोल, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन इन्होंने क्या दिया है, जनरेटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, तो उन्होंने उल्टा दिया है, उन्होंने क्या दिया है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल, तो ये रॉन्ग हो गया। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। लेकिन गलती ये हो गई है साउथ कॉलेज से कि नंबर 4 ऑप्शन भी उन्होंने शायद कुछ गलत दिखाए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू ए बार मैग्नेट आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। आपको पता है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो इससे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ऐसे बनती हैं, कंटिन्यूस कर्व होते हैं अंदर से, एन से निकल के एस में जाती हुई लगती है। इसमें लिखा है मैग्नेटिक लाइंस थ्रू ए बार मैग्नेट आर फ्रॉम एस पोल टू एन पोल। अब थ्रू ए बार मैग्नेट का है ना, तो ये हो सकता है कि थ्रू ए मतलब इसके अंदर से, तो ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ऐसा बच्चे क्या कंसीडर करते हैं इसमें, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहे हैं, इसलिए ये भी इनकरेक्ट होगा ऐसा लगता है। लेकिन अंदर से दिया है उन्होंने थ्रू द मैग्नेटिक बार मैग्नेट के अंदर से, तो साउथ टू नॉर्थ, तो ये 4th नंबर भी इनकरेक्ट ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जनरेटर वाला ही ऑप्शन एकदम ये करेक्ट था, तो जनरेटर वाला ऑप्शन ही ना इनकरेक्ट है। तो 3rd नंबर इज द राइट आंसर फॉर अस फॉर क्वेश्चन नंबर 34। 35 देखते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट किया था उन्होंने, कंफ्यूज करके ही एक्चुअली टेस्टिंग की जाती है। तो साहू कॉलेज इज राइट, जो कर रहे हैं वो ठीक ही है। जब तक बच्चा कंफ्यूज होकर गलत आंसर नहीं देगा तब तक कैसे पता चलेगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल वायर। हमें चाहिए कंडक्टिविटी, जो कि अल्फा, या इसको क्या कहते हैं अपन, सिग्मा, कुछ भी कह सकते हैं, ये इससे रिप्रेजेंट की जाती है, ये हमें पूछ रहे हैं। और हमको पता है कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, तो हमको कुछ नहीं पता तो भी चलेगा, हम सिर्फ रेसिस्टिविटी निकालेंगे और रेसिस्टिविटी का इन्वर्स करके कंडक्टिविटी निकालेंगे। कंडक्टिविटी चाहिए मेटल वायर की ऑफ रेसिस्टेंस, उसका दिया हुआ है 0.2 किलो ओम, हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर,
ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसका कंडक्टिविटी निकालना है और हमें रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है, रेसिस्टिविटी इज RA/L। तो ये लगा देंगे और बाद में कंडक्टिविटी के लिए उल्टा कर देंगे। तो लेकिन अब यहाँ देखो ना, सारे यूनिट्स उन्होंने डिफरेंट दिए हैं, इसलिए आपको पहले तो यूनिट को कन्वर्ट करके ठीक से लेना पड़ेगा। ये देखिए, रेसिस्टेंस को हम 0.2 इंटू 1000 कर दें तो ओम में आ जाएगा, तो ये हो गया 200 ओम। एक देखो 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये 1/1000 ये मीटर बन गया, इसको स्क्वायर कर दो तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/10³ मीटर स्क्वायर, 3 तो है इसका स्क्वायर, तो इसको 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। 10⁻3 है, स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, ऊपर आने से 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और ये तो मीटर में है ही। अब हम लिखा इसमें फॉर्मूले में लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस 200 ओम, एरिया 10⁻6 डिवाइडेड बाई लेंथ 1, राइट। तो कितना आ गया ये 2 इंटू 10⁻⁻4 ओम मीटर, ये रेसिस्टिविटी आ गई। तो कंडक्टिविटी क्या होगी 1/ρ, दैट इज 1/2 इंटू 10⁻⁻4, और इसको हम ऊपर 10,000 चले गए, ये 10⁻4 ऊपर प्लस के अपन 2, दैट इज 5000। ये ओम मीटर आया था, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 का दिया हुआ है इज द करेक्ट आंसर। तो पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं समझ रहा हूं मैं, आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता रहे हैं, आपको कैसे करना है ये ध्यान में लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो प्लेन मिरर को 60 डिग्री एंगल बनाते हुए रखा गया है और पूछ रहे हैं नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 360/θ-1, तो यहाँ पे हो गया 360/60 - 1, 6 - 1 दैट इज 5। ये है ऑप्शन नंबर 3। ये तो बहुत सिंपल था। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन ही है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। आप लोग अगर चाहो तो कुछ नोट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हाउ मच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 6 kg ice at 0 degree Celsius? Option are 480 calorie, 2 3240 calorie, third 480 kilocalorie, fourth 3240 kilocalorie। अब देखिए इसमें भी उन्होंने यही किया है, आपको कंफ्यूज किया है। 480 कैलोरी, 480 किलो कैलोरी, 3240 कैलोरी, 3240 किलो कैलोरी। इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन पूरा लिखा जैसे कि आपको समझ में आए कि कंफ्यूजन क्या होता है। अब कंफ्यूजन इसीलिए होगा, आपका कोई भी आंसर आएगा तो भी आपको किलो कैलोरी और कैलोरी में कंफ्यूजन होने वाला है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से बात करेंगे तो कोई बात नहीं। हाउ मच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हमें चाहिए क्यू, मास दिया हुआ है आइस का 6 kg और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब होता क्या है स्टूडेंट कि हमारे पास ये आइस है 6 kg, ये आइस, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो जब हम इसको मेल्ट करेंगे तो जो वाटर बनेगा पहले, और जब ये कंडीशन यानी स्टेट चेंज होती है इसकी, तो स्टेट चेंज होते समय इसका टेम्परेचर सेम रहता है। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ लेटेंट हीट। जो भी हीट हम इसे देंगे तो वो इसके इंटरनल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यूज होगा, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आइस को अगर हम हीट करें तो पहले वो वाटर में कन्वर्ट होगा, तो ये जो वाटर है ना
उसका टेम्परेचर अगर चेक करें तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक कि पूरी आइस वाटर ना बन जाए, तो टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे को एक फॉर्मूला यूज करते हैं, व्हाट इज हीट रिक्वायर्ड, दैट इज m इंटू एल। उस केस में हम स्पेसिफिक हीट नहीं ले रहे हैं, अब क्या ले रहे हैं हम, लेटेंट हीट। तो हमारे को मास दिया हुआ है 6 kg, और लेटेंट हीट इसकी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। वही बात है, देखो लेटेंट हीट इसकी दी हुई है 80 कैलोरी पर ग्राम, लेकिन हमें ये यूज नहीं करना, हमें केजी दिया हुआ है ना वहाँ पे मास, तो उसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो 80 किलो कैलोरी अगर करें और नीचे केजी कर दें तो बात एक ही हुई, किलो किलो दोनों तरफ आ गया, तो 80 ही रहेगा यहाँ पे। तो 6 kg इंटू 80 कैलोरी पर केजी, केजी से केजी कैंसिल, 80 किलो कैलोरी पर केजी, सॉरी यहाँ पे किलो कैलोरी में कन्वर्ट किया, तो 480 किलो कैलोरी आंसर आएगा इसका। तो लोग कंफ्यूज होके कैलोरी दे सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आप याद रखिए कंफ्यूजन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 38, द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ ए रे जीरो रिफ्लेक्शन एंगल के लिए क्या होगा। और आपको पता है कि प्लेन मिरर में क्या होता है, ये रे इंसिडेंट हुई और ये रे रिफ्लेक्शन, तो दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है, एंगल आई हमें पता करना है, और जबकि एंगल आर दिया हुआ है, एंगल आर इज जीरो रिफ्लेक्शन एंगल, 0 डिग्री, तो ऑब्वियसली बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई विल ऑल्सो बी 0। ऑप्शन दिए हैं हमें 0 डिग्री, नंबर 2 30 डिग्री, नंबर 3 45 डिग्री, और नंबर 4 90 डिग्री। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये 38 था। हम आज अभी इस लेक्चर में 2 क्वेश्चन और करेंगे, वैसे तो इसमें 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन लेक्चर लंबा हो जाए ना हो जाए इसके लिए हम इसको थोड़ा 2 पार्ट में कर लेंगे। अभी हम इसके 10 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, तो 39 देखेंगे अभी। तो क्या आपको समझ रहा है कि कंफ्यूजन कैसे क्रिएट कर रहे हैं साहू कॉलेज में, और कंफ्यूजन क्रिएट करके ही हम टैलेंट की सही पहचान कर सकते हैं। साहू कॉलेज यही चाहता है कि अच्छे से अच्छे बच्चे उनके स्पेशल आईआईटी या नीट के बैच में आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए, यही चाह रहे हैं वो। 39 नंबर देखते हैं। और हम इस अपने वाई अग्रवाल लाइव चैनल के माध्यम से, वाई एकेडमी के माध्यम से इसको आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका लगातार हम पिछले 2 या 3 तारीख से हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं इन द मिडिल ऑफ द लेक्चर कि आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज होने चाहिए, तब तो हमारे चैनल को चारों तरफ जब स्प्रेड होगा तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, लाइक आएंगे, लोगों के कमेंट आएंगे, उनकी डिमांड भी कुछ आएगी तो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, छुपाओ मत। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं क्यों बताऊं, कोई दूसरा देख लेगा तो मेरा एक कॉम्पिटिटर बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, टैलेंट टैलेंट ही रहता है, एग्जाम में जो अच्छा करता है वही आगे बढ़ता है। इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसको आप बिल्कुल लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हमको एक वेव फॉर्म दी हुई है यहाँ पे, ये करंट है, यहाँ करंट इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पर टाइम दिया हुआ है इन सेकेंड, और ये वेव फॉर्म कुछ ऐसी है, ये 0 है और ये पॉइंट जो है वो 0.01 ये सेकंड में तो दिया ही हुआ है, और दिस पॉइंट इज 0.02 एंड दिस पॉइंट इज 0.03 सेकंड, ये दिया हुआ है। और हमें क्या पूछ रहे हैं, इन द अबव करंट टाइम ग्राफ में फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। हर्ट्ज में आप फ्रीक्वेंसी बताइए। ऑप्शन दिए हैं 0.01, 2 है 100, 3 है 50 और 4th है 200।
तो हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। और किसी वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टूडेंट, आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड। तो यहाँ टाइम है तो हमको पता चल जाएगा। और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय द वेव इन कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए लगा हुआ टाइम। तो एक ऑसिलेशन कहाँ कंप्लीट हो रहा है इसका? यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, लगने वाला टाइम 0.02 सेकेंड है। तो बस इसको आप लगा दीजिए, F इक्वल टू 1/0.02 सेकेंड, और ये हर्ट्स में आएगा ऑटोमेटिकली। तो इट इज 100/2, दैट इज 50 हर्ट्स। दिस इज आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। 40th क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? ए वायर ऑफ लेंथ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से देखिए। ए वायर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर किसी वायर का, हैज द रेसिस्टेंस 5 ओम। द वायर इज सो स्ट्रेच्ड। अब ये जो वायर दिया हुआ है ना, ये 25 सेंटीमीटर था और इसका 5 ओम रेसिस्टेंस था। इसको खींचा गया, स्ट्रेच किया गया, स्ट्रेच। तो स्टूडेंट जब किसी वायर को स्ट्रेच किया जाएगा, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं पूरा। स्ट्रेच, देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स 45। इसका रेजिस्टेंस अब बन गया 45 ओम, बढ़ गया। लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच वायर? इसकी लेंथ क्या होगी ये पूछा है। तो पहले की लेंथ को हम L1 मान लें और ये L2 पूछा है। पहले के रेजिस्टेंस को R1 मान लें और हमें R2 पूछा है। अच्छा, हम आप एक बात समझते हैं क्या, कि जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो यानी वायर कहीं और से तो आया नहीं, वायर लेंथ में कब बढ़ेगा? आप देखिए जरा, इसका ये जो वायर है उसका मटेरियल तो उतना ही है, इसका वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। हम कहीं और से तो वायर इसके अंदर डाले नहीं, तो इसका मतलब अगर हमने लेंथ बढ़ा दी तो एरिया ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है। तो ये L2, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसा मान लें A1 L1, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो A2 हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। लेंथ बढ़ गई ना तो एरिया कम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम अभी भी A2 L2 ही रहेगा। ये वॉल्यूम वॉल्यूम सेम रहेगा दोनों केस में, क्योंकि हमने कहीं और से मटेरियल उसमें ऐड नहीं किया है। जो मटेरियल था उसको स्ट्रेच किया है। अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे तो एरिया कम हो जाएगा, जस्ट टू मेंटेन द वॉल्यूम, राइट। तो ये हमारे पास होना चाहिए। तो वॉल्यूम फिक्स होने की वजह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 लिख सकते हैं। हमें पूछा L2, तो हम L2 निकालेंगे। L2 क्या हो जाएगा? L1 A1 अपॉन A2। बस इसका यूज करना है हमें। ये चीजें हमको अब चाहिए, कहाँ से मिलेंगी देखते हैं। तो केस 1 देखो, हमारे को मालूम है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। तो इस केस में 1 नंबर ले रहे हैं, सबको 1 1 कर देते हैं। R1 हमें दिया हुआ है 5 इक्वल टू रो L1 हमको दिया हुआ है 25 और A1 हमको पता नहीं है, लेकिन A1 हम यहाँ रखने के लिए चाहिए, तो A1 निकाल लेंगे यहाँ से। A1 इक्वल टू A1 इधर आ गया, तो रो 25 अपॉन 5, तो A1 हो गया 5 इंटू रो। दूसरा केस लेंगे, केस 2। केस 2, अब क्या कहा है केस 2 में? L2 निकालना है। ये देखो R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, यही होने वाला है ना। तो R2 हमारा हमारे को दिया हुआ है उन्होंने 45 ओम, रो तो वही रहेगा जो सेम मटेरियल सेम है। L2 हमें निकालना है और A2 का भी हमें पता नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है ना A2 हमको। A2 यहाँ पे A1 पता नहीं था, यहाँ पे A2 पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ना L1 पता है, A1 हमारा को ये रखना है, तो A2 भी यहाँ पे पता कर लेंगे। तो A2 क्या है, देखो A2 को इधर लाएंगे तो रो L2 पता करना है और ये 45 इधर आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास क्या है, देखो L1 है, रख देंगे यहाँ पे, A1 ये रख देंगे, A2 ये रख देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, रख देते हैं।
कैलकुलेशन पार्ट इधर कर लेंगे अपन। देखिए हमें अब ये फॉर्मूला लेके चलना है L1 A1 अपॉन A2। देखो L1 क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, A1 क्या है 5 इंटू रो, A2 क्या है रो L2 अपॉन 45, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ, रो से रो कैंसिल हो गया, 45 ऊपर चला जाएगा। सो L2 इज इक्वल टू 25 5 या फिर ऐसा करो ना, इसको अपन 25 इंटू 5 इंटू 45 अपॉन L2, L2 को इधर ले लेंगे तो L2 स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया देखो 25 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9। ये मैंने क्यों किया कि हमको कुछ ऐसा फिगर मिल रहा है। देखो 25 इंटू 25 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 5 5 का 25, ये 25 है ही। सो L2 इज अंडर रूट ऑफ 25 25 3 3। दोनों का 25 का एक 25 बाहर, दोनों 3 का एक 3 बाहर, दैट इज 75 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ था इसलिए आंसर भी हमारा 75 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन हमको जो दिए थे वो मैं लिख दूं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 दिया था 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 दिया था 75 सेंटीमीटर, थर्ड दिया था 100 सेंटीमीटर और फोर्थ दिया है 225 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट फॉर दैट, राइट। तो ये 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। 10 क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत देर में और वापस से एक लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच, करते रहिए। आपने एक अंदाजा तो लगी गया किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। वैसे हमने आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आइडिया हमने अपने रिवीजन लेक्चर्स में दिए थे, लेकिन ये एक्चुअल क्वेश्चन जो साहू में आ गए गलती से, समझो टेस्ट कैंसिल हो गया, अदरवाइज यही फाइनल हो जाते। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपकी प्रिपरेशन करते रहिए और मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।